हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज कुछ समस्या होने के कारण ऑफलाइन क्लासेस बंद रही। इसके लिए हमें खेद है और बहुत ज़्यादा खेद है, क्योंकि पेपर आपका बिल्कुल सर पे है। हम किसी भी कीमत पे नहीं चाह रहे हैं कि आपकी क्लासेस बंद हों, ठीक है ना। चलिए, इसको हम भरपाई करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस क्लास को पूरा देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोग ना घर पे प्रैक्टिस बेटा एकदम स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी पीछे मत हटना इस चीज़ से, ठीक है ना। लगातार करो, बेहतरीन करो, ठीक है ना। जहाँ समस्या हो आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन वाले कमेंट करके मेरे भाई पूछ सकते हैं, या नंबर दिए गए उनमें व्हाट्सअप है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, या अपने चैनल पे ही कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी, उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरा, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी मेहनत करो बेटा, और जहाँ भी कोई समस्या आ रही हम आपको आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा था आपकी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पढ़े थे, ठीक है ना। 3 प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार आपका था पूंजीवादी, ठीक है ना। कौन सा था? पूंजीवादी। आप लोग जरा हमें कमेंट करके बताओ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था। फिर उसके बाद हमने आपको एक और बताया था, दूसरा आपका था राज्य अर्थव्यवस्था। दूसरा हमने बताया था राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, राज्य अर्थव्यवस्था। तीसरा मैंने आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी मैंने आपको बताई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बेटा आप सारे लोग हमें बताओ जरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, या किसने प्रतिपादन किया था। चलिए जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करिए हमें भाई। तो बेटा इसका किया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका किया था एडम स्मिथ ने, ठीक है ना, एडम स्मिथ ने। इसका किया था एडम स्मिथ ने, और इसका किया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी ये पूर्ण रूप से कैसी थी? निजी अर्थव्यवस्था थी। इसमें निजीकरण था, प्राइवेट इसमें सेक्टर थे। उसके बाद जो राज्य अर्थव्यवस्था थी ये किससे संबंधित थी? ये सरकार से संबंधित थी। इसमें सारा कुछ जो हो रहा था वो सरकारी मतलब सरकार इस पर निर्भर थी, ठीक है ना। ये सरकार का मतलब इस पर नियंत्रण था, निर्भर नहीं थी, सरकार का इस पर नियंत्रण था, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी इसमें दोनों आते हैं, इसमें निजी भी क्षेत्र होता है और सरकारी क्षेत्र भी होता है। मतलब कि सरकारी संस्थाएं भी रहेंगी और निजी संस्थाएं भी रहेंगी और सरकारी संस्थाएं भी रहेंगी। तो ये तक हम यहाँ तक हम लोगों ने कल पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ हमने और बताया था आपको, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उस देश का ना तो बाहर से कोई चीज़ आयात होता है और ना ही उस देश का कोई चीज़ बाहर निर्यात होता है, ठीक है ना तो वहाँ से कोई चीज़ मंगाता है किसी देश से वो देश, और ना ही वो किसी देश को अपना सामान बेचता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए, तो हमारे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है आप लोग जरा हमें ये कमेंट करके बताओ फटाफट कि हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पिछली क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हमने बता रखा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं आज, ठीक है। इसको फटाफट आप लोग कमेंट करिए, तब तक हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने बंद अर्थव्यवस्था तक बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक क्रियाएं या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है ना। आर्थिक क्रियाएं एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग बात करेंगे, जिनमें से पहला ही टॉपिक हम लोग बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, मतलब कि जो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा हमारी बात को जरा, फिर आगे बात करते हैं। आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना, इस शब्द में ही इसकी परिभाषा है और इसका मतलब छिपा हुआ है। जहां पे लिखा है अर्थ प्लस इक, ठीक है ना, अर्थ प्लस इक, आर्थिक बराबर क्या हो जाएगा? आर्थिक, ठीक है ना। तो जहां पर अर्थ, और पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब यहाँ पे दे रखा है धन। तो जहां पे धन को एकत्र किया जाए, इक का मतलब एकत्र करना, जहां पे धन को एकत्र किया जाए उसे ही कहते हैं आर्थिक, ठीक है ना।
तो आर्थिक क्रियाएं, जहां पे धन एकत्र हो उसे कहते हैं आर्थिक। तो आर्थिक क्रियाएं, तो ऐसी क्रियाएं जिनसे धन एकत्र हो, ठीक है ना, उसे ही कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। ऐसी क्रिया जिनसे आर्थिक चीजें क्या हो, एकत्र हो, यानी अर्थ एकत्र हो, धन एकत्र हो, उसे ही कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। ठीक, थोड़ा सा इसकी परिभाषा के तौर पे हम लोग समझते हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में क्या पूछा जा रहा है, सीधा सीधा कोई फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे तथ्य पूछे जा रहे हैं। फैक्ट और तथ्य तो वही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मतलब कि सीधा आपसे ये नहीं पूछता है कि भैया ये अर्थव्यवस्था कैसी है, ये कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहां पे तथ्य दिया होता है। मतलब एक प्रश्न दे दिया जाएगा और 4 आपको तथ्य रूप में, कथन के रूप में विकल्प दे दिए जाएंगे, है ना। तो इसके लिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो जैसे भाई मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वही बात जो मैंने आपको शॉर्टकट में अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया, वही चीज आपके यहाँ परिभाषा में लिखी हुई, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास किए। मानव के वे तमाम क्रियाकलाप, मानव के ऐसे क्रियाकलाप जिनसे आय का सृजन होता है, आय का सृजन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि भाई एक व्यक्ति होता है, जब सुबह उठता है, वर्तमान समय में इतनी भाग दौड़ भरी की जिंदगी है और लोग इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जरूरी भी है, जरूरत है भाई, ठीक है ना, सब चीज़ों की जरूरत है। बिना आर्थिक चीज़ों के पूरा होने से आपकी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो वो शुरुआत में अपने दैनिक काम करने के बाद जैसे ही वो घर से निकलता है तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए वो घर से निकलता है, और मन में यही रहता है कि भैया हम धन कहाँ से एकत्र करें, ठीक है ना। वो जो भी कार्य करता है, अर्थात वो घर से निकल के अगर वो अपनी बाइक से जाता है अपने ऑफिस तक, तो भी वहाँ से भी क्या हो रहा है, वो गया तो उसने बाइक का सहारा लिया, तो बाइक खरीदा होगा तो उसमें भी उसने पैसा लगाया होगा। आज वो बाइक उसके पास है लेकिन वो पेट्रोल भरा के जा रहा है उसमें, तो भी पेट्रोल खरीद रहा है। फिर उसके बाद वो ऑफिस जा रहा है, वहाँ पे लंच कर रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है, वो सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, अर्थ से जुड़ी हुई हैं। मतलब वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आय उत्पादित करती हैं, आय सृजित करती हैं, ठीक है ना, आय सृजित करती हैं। तो वो किसी न किसी के लिए क्या करते ही हैं, आय सृजित कर रही हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? अगर ये मेरी बात समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक क्रिया को अगर हम किसी देश से थोड़ा सा जोड़ें तो क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया देश के व्यापारिक क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग संबंधित है। मतलब आर्थिक क्रिया को अगर हम किसी देश से जोड़ें, किसी देश से जोड़ के पढ़ें कि किसी देश में इसका क्या रोल है, तो देश की रोल क्या है कि देश में जो भी व्यापारिक क्षेत्र है, मतलब उस देश में जो भी व्यापारिक कार्य हो रहे हैं, उस देश में जो भी व्यापारिक कार्य हो रहे हैं, मतलब जो भी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस होना चाहिए। घरेलू क्षेत्र यानी अब घरेलू क्षेत्र में भी क्या है, अगर दाल चावल चीनी सब्जी वगैरह भी आती है तो इससे भी कहीं ना कहीं आय सृजित हो रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं आय सृजित हो रहा है, और ये भी एक आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है ना, ये भी एक आर्थिक क्रियाकलाप है। सरकार द्वारा संसाधनों के प्रयोग, सरकार के द्वारा संसाधनों के प्रयोग, अगर सरकार कोई संसाधन प्रयोग कर रही है, जैसे कि बस चला रही है सरकार ट्रेन चला रही है, सरकार बिजली दे रही है, सरकार पानी दे रही है, तो ये सरकारी क्या है, संसाधन है, ठीक है ना। तो सरकारी संसाधनों के प्रयोग से भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आर्थिक क्रियाकलापों का हिस्सेदारी है। उसके बाद वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं का उत्पादन हो गया जैसे कपड़ा, ठीक है ना, कपड़े का उत्पादन हो गया। सेवाओं के उत्पादन का तात्पर्य ये हो गया कि जैसे नौकरियां हो गई, ठीक है ना, रोजगार हो गया, श्रम हो गया, ठीक है ना, या टेलीफोन वगैरह हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सेवाओं में आती हैं। वस्तुएं, कपड़े वगैरह सब हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीजों के उपभोग संबंधित चीजें हैं, ठीक है ना। ये उपभोग चीजें सारी क्या हैं, आर्थिक क्रिया है किसी देश की, किसी देश की क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जरूरी नहीं कि सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित करें, कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं भी। सही बात है भाई, जरूरी नहीं है कि सारी क्रियाएं क्या हो कि वो आपको आर्थिक मतलब आय ही क्या करें, सृजित करें, ठीक है ना। सारी आर्थिक क्रियाएं क्या है, जरूरी नहीं कि आय ही सृजित करें, कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं। कुछ ऐसे सेवा भाव होते हैं जहाँ पे क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं या आय का सृजन नहीं होता है, जहाँ पे आय का सृजन नहीं होता है, और अधिकतर जगहों पे क्या होता है, आय का सृजन होता है,
ठीक है ना, अधिकतर जगहों पे आय का सृजन होता है। जैसे मान लीजिए कोई बाइक से जा रहा है तो बाइक चलाना उसके लिए आय सृजन नहीं है, बाइक में पेट्रोल डलाना उसके लिए क्या हो जाएगा, आय का सृजन हो जाएगा, लेकिन उससे उसका आय का सृजन नहीं होगा, किसी दूसरे का आय का सृजन हो जाएगा। समझे ना। तो ये चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि सभी क्रियाएं क्या हो, आर्थिक क्रियाएं हैं, कुछ आय का सृजन करती हैं और कुछ आय का सृजन नहीं करती हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट इसी में एक और दिया हुआ है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग एवं निवेश से है। ये वाली पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं बेटा वे क्रियाएं हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये लाइन ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक क्रियाएं, इसको समझ लिया तो ये सारी बातों का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं का मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, ठीक है ना, कोई भी वस्तु ले लीजिए उसके उत्पादन से, वस्तुओं के उत्पादन से मतलब अब चाहे यहाँ पे कपड़े का उत्पादन हो रहा हो, चाहे यहाँ पे ब्रेड का उत्पादन हो रहा हो, चाहे यहाँ चाय का उत्पादन हो रहा हो, ठीक है ना, यहाँ पे चाय का उत्पादन हो रहा हो, चाहे दवाओं का उत्पादन हो रहा हो, ठीक है ना, दवाओं का उत्पादन हो रहा। हाँ, दवाओं के उत्पादन से एक बात याद आई, जैसे यहाँ पे लिखा कुछ आर्थिक क्रियाएं आय सृजित करती हैं, कुछ आय सृजित नहीं करती हैं। तो जैसे सरकार की कुछ क्रियाएं होती हैं जो आय सृजित करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। अब जैसे सरकार की एक क्रिया है कि वो राशन दे रही है, तो ये आर्थिक क्रिया में नहीं आ सकती, ये सरकार को आय सृजित नहीं करती, जबकि ये आय का नुकसान कर रही होती है। भाई सरकार क्या करती है, भाई आपको पता है कि इस समय 20-22 रुपए क्या है, गेहूं है 20-22 रुपए है, और देती कितने में है, 2 रुपए में। तो ये कहाँ से आए, बस एक आय आ रही है लेकिन उसकी इनकम इसमें नहीं जुड़ रही, उससे घाटा ही लग रहा है, लेकिन वो सरकार कहीं ना कहीं से उसे एडजस्टमेंट करती है। तो ये एक तरीके से माना जाता है, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं, मतलब अपनी बात में समझने के लिए कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। वस्तुओं एवं सेवाओं, तो वस्तुओं का मतलब कोई भी चीजें, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। सेवाओं का मतलब हो गया कि जैसे संचार की चीजें हो गई, टेलीविजन वाली चीजें हो गई, संचार की चीजें हो गई, सोशल मीडिया की चीजें हो गई, टेलीविजन हो गया, फोन वगैरह हो गया, नेटवर्किंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें क्या कर रही है, सेवाओं में आती हैं, ठीक है ना। नौकरी वगैरह हो गया, श्रम हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, सेवाओं में आ रही हैं। तो इनका भी तो उत्पादन होगा कि नहीं होगा भाई, इनका भी तो उत्पादन होगा। अब इनका उत्पादन होगा तो इनका उपभोग भी होगा। जो भाई कपड़े बने तो कपड़ों की खरीदारी बिक्री, पहनेंगे भी लोग। ब्रेड बना तो ब्रेड को भी की बिक्री होगी, लोग खरीदेंगे और खाएंगे। चाय की भी बिक्री होगी, उत्पादन होगा, लोग पिएंगे। दवाओं का भी सेम कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। एवं कुछ ऐसी चीजें हैं जो निवेश हैं, कुछ ऐसी, अब इन्हीं से उपभोग होगा तो भाई जाहिर सी बात है क्या उत्पन्न होगा, पूंजी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, पूंजी उत्पन्न होगी। अब इस पूंजी को कहीं ना कहीं लगाया जाएगा, जैसे बैंकों में कुछ लोग पूंजी लगा देते हैं, और पूंजी लगाने के बाद क्या होता है, उसी को कहते हैं निवेश करना। और कल के क्या होता है, कुछ समय बाद वो पूंजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी ने 10 रुपए लगाया तो कुछ साल बाद क्या हो जाती है, वो 12 रुपए बन जाती है। तो ये पूंजी का बढ़ोतरी हुई कि नहीं, तो ये निवेश हुआ कि नहीं, इससे भी पूंजी की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई। तो यही सब क्या है, यही चीजें क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, मतलब वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, इनके उपभोग और निवेश से जो संबंध है उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आई तो इसे हम इरेज कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग समझेंगे। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई थी आप सभी को, यहां तक बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, जो आपका उपभोग दिया हुआ है, उत्पादन, उपभोग और निवेश, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पादन की। उत्पादन क्या है, ठीक है ना। उत्पादन क्या है, देखिए, किसी भी चीज का उत्पादन, किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन, ठीक है ना, सेवाओं का उत्पादन ही क्या कहलाता है, मतलब इनका सृजन ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, ठीक है ना। इनका ही क्या कहलाता है, उत्पादन। अब इनको उत्पादन कौन करेगा, तो इनका उत्पादन बाजार करता है। कौन करता है, बाजार, यानी मार्केट करता है। भाई मार्केट में सीधी सी बात मेरी ध्यान से समझो, जैसे अभी आपको पता है इस समय वर्तमान में नवरात्रि चल रही है। क्या चल रही है, एक उदाहरण से आप समझिएगा। इस समय नवरात्रि चल रही है, ठीक है ना। अब नवरात्रि में भाई जरूरत क्या है लोगों को, इस समय लोगों को जरूरत है
केले की। किसकी जरूरत है? केले की। सपोज करिए हम बात कर लेते हैं एक उदाहरण से, हम एक समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये परिभाषा में नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक अपने इसको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। नवरात्रि है तो नवरात्रि में आवश्यकता है केले, क्योंकि लोग व्रत रहते हैं, ठीक है ना। तो अब भाई क्या होगा कि ज्यादातर लोग क्या हैं? व्रत हैं। ज्यादातर लोग क्या रहते हैं? व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, ठीक है ना, व्रत रहते हैं। तो ये लोग गए कहाँ पे? मार्केट, यानी ये लोग गए बाजार। ये लोग कहाँ गए? बाजार गए। अब बाजार में इनको चाहिए केला, सेब यानी फल फ्रूट चाहिए, ठीक है ना। ये तरह तरह की चीजें वहां पे डिमांड करेंगे, ठीक। लेकिन था क्या कि उस बाजार में कुछ ही दुकानें थी जो किसकी थी? केले की थी। और दुकानें किसकी थी? सेब की थी, ठीक है ना। और दुकानें किसकी थी? और दुकानें संतरे की थी। और दुकानें किसकी थी? अंगूर की थी। लेकिन अंगूर इस समय नहीं आता, लेकिन एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। लेकिन लोगों ने मांग किसकी कर ली? कहा भैया हमको केला ही चाहिए, हमें क्या चाहिए? केला चाहिए, ठीक है ना, फास्टेड एनर्जी वाली वस्तु चाहिए हमें, ठीक। तो इन्होंने मांग कर दी कि भैया हमें चाहिए। तो बाजार ने देखा कि ज्यादातर लोग किस पे टूट रहे हैं? केले की डिमांड कर रहे हैं। और जितना भी लोगों के पास केला था वो एक दिन में बिक गया, पहले दिन के नवरात्रि में बिक गया। अब यहां से क्या होगा कि यहां से बाजार क्या करेगा भाई? मांग करेगा कि भाई वो दूसरी जगह से मांग करेगा, हमें केला चाहिए, आज हमें एक ट्रक चाहिए, हमें एक गाड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मांग करेगा। तो बाजार क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, वो लेके आ रहा है। अब वो लेके आया तो वो निर्धारित कर रहा है कि रेट क्या रहेगा। माल ज्यादा हो गया, उसने रेट कम कर दिया, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। अब उसका माल फिर बिक गया, तो फिर उसने क्या किया? और मंगाना शुरू किया। अब इससे क्या हो गया? ये तो अभी चीजों का उत्पादन हो गया, यहां से श्रम का भी उत्पादन हो रहा है। ध्यान से समझिए, लोगों एक दिन 2 ठेलियां लगी थी, अब लोगों ने देखा कि भाई 2 दिन में इतनी भीड़ लग गई कि सारा माल खत्म हो गया, सारे ठेलिया के केला बिक गए। तो लोगों ने क्या किया? यहाँ पे जो 2 ठेले लग रहे थे, ठीक है ना, जो 2 ठेले लग रहे थे, अब वो अगले दिन 4 ठेलों में बदल गए। तो क्या 2 लोगों का श्रम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 2 लोगों का श्रम बढ़ा। और पता लगा दूसरे दिन भी इन चारों ठेले का क्या हो गया? इन चारों ठेलिया का माल बिक गया। तो अगले दिन क्या होगा? फिर लोग देखेंगे तो 2 और बढ़ सकते हैं। तो क्या यहां से पहले दिन से 4 लोगों का अगले दिन तक में क्या हुआ? 4 लोगों का श्रम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? श्रम बढ़ा तो यहाँ पे आय भी बढ़ी, यानी कि पूंजी भी बढ़ी, ठीक है ना। और यहाँ पे पूंजी का उत्पादन भी अधिक हुआ। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ श्रम का भी इन्हीं में कह सकते हैं सेवाओं, यानी श्रम वगैरह किस में आ जाते हैं? सेवाओं में आ जाते हैं। तो सेवाओं का क्या हो गया? उत्पादन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ जाएगा, कि ट्रांसपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यही से क्या हो जाते हैं? इस सेवाएं हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह किस में जाता है? सेवाएं। भाई फिर जल्दी जल्दी बिकने लगा तो लोग क्या करेंगे? फिर दोपहर में ही फोन कर दिया, भाई आज शाम तक मुझे केला चाहिए एक ट्रक। पता लगा दोपहर तक, अगले दिन दोपहर तक बिक गया, फिर भाई आज शाम तक फिर चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो यही क्या होते हैं? सेवाएं होती हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई? अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो आपको उत्पादन की बात समझ में आ गई होगी, आपको उत्पादन की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है। उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है। उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है। उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या फर्म फर्म का मतलब कोई कंपनी या कोई उत्पादन करने वाली फैक्ट्री, ठीक है ना, जिसमें एक व्यक्ति या फर्म, ठीक है ना, जिसमें एक व्यक्ति या फर्म आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार उत्पादन करता है। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार उत्पादन करता है, यह लिख लो, सृजित करता है। ठीक है ना, ये बात हो गई किसकी? उत्पादन की। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई जो मैंने यहां पे उदाहरण दिया आपको? ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। उत्पादन हो गया, दूसरा है आपका उपभोग। दूसरा क्या है बेटा? उपभोग है। अगला क्या है? उपभोग है आपका। उपभोग क्या होता है?
ठीक है ना। अगला क्या होता है, उपभोग क्या होता है, तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग से है। यह वह आर्थिक क्रिया है, यह वह, एक मिनट, उपभोग ऐसी आर्थिक क्रिया है, उपभोग ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें सेवाओं का, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग होता है। ठीक है ना। ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग होता है, या फिर यहां पे कह सकते हो सेवाओं का प्रयोग होता है। ठीक है ना, का प्रयोग होता है, सेवाओं का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो यहां पे, जैसे यहां पे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे कपड़े पहनना, केले खरीदना, है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ब्रेड या और भी चीजें कोई है, बिस्किट, ब्रेड, है ना, ये सब खाना। ठीक है ना, ये सारी चीजें किसमें है, चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या है आपके भाई, ये सब क्या है आपके उपभोग की चीजें हैं। ठीक है ना, ये उपभोग की आर्थिक क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है उपभोग की आर्थिक क्रिया। आप इसका उपभोग करेंगे, आप इसका क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, तो बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी, बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी तो इनमें क्या होगा, आर्थिक आय होगी। ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी, इनकी ये फिर तेजी के साथ में क्या होंगे, बिकना शुरू हो जाएंगे, और बिकना शुरू हो जाएंगे तो इनकी मांग बढ़ना शुरू हो जाएगी, इनका उत्पादन भी बढ़ जाएगा, इनका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई। अगली बात कर लेते हैं बेटा, होता है निवेश। अगली बात कर रहे हैं निवेश की। ठीक है ना, अगली बात कर रहे हैं किसकी है, निवेश की। निवेश एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, निवेश एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें फलस्वरूप भौतिक एवं मानवीय पूंजी में वृद्धि होती है, जिसमें ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें भौतिक एवं मानवीय पूंजी में वृद्धि होती है, जिसमें भौतिक एवं मानवीय, इधर दिख रहा है मानवीय, हाँ, मानवीय पूंजी में वृद्धि होती है, मानवीय पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है, मानवीय पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहीं पे ये भी कह सकते हो कि अर्थात पूंजी का निर्माण होता है, अर्थात पूंजी का निर्माण होता है। मेरी बात ध्यान से समझ लो मेरे भाई, ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें भौतिक एवं मानवीय पूंजी में वृद्धि होती है। भाई देखो, निवेश आपने अगर किया तो हो सकता है कि भाई बाजार में क्या हुआ है, बाजार में केले की मांग हुई है। ठीक है ना, केले की मांग हुई है, तो जो बंदा पहले दिन एक छोटी गाड़ी लेके आया होगा केले की, ठीक है ना, छोटी गाड़ी केले की लाया होगा, छोटी गाड़ी में केला लाया होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, अगले दिन बड़ी गाड़ी मंगाएगा कि भैया हमको बड़ा वाला ट्रक में भर के लाना है। ठीक है ना, अगले दिन क्या कहेगा, बड़े वाले ट्रक में लेके आना है। तो अब इसके लिए उसे पूंजी भी अधिक चाहिए, इसे पूंजी भी, भाई वो छोटी गाड़ी के लिए उसने कितना लगाया था, 100 रुपए लगाया, अब उसे तैयार कितना हुआ होगा, 120 रुपए तैयार हुआ होगा। अब जरूरी नहीं कि छोटी गाड़ी में 100 रुपए का माल आया तो बड़ी गाड़ी में 120 रुपए का माल आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 200 रुपए का माल आएगा, इसमें कितने का माल आएगा, 200 रुपए का माल आएगा। जब इसमें 200 का माल आएगा तो इस व्यापारी को, इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए इसमें निवेश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यही क्या हो गया, निवेश। तो यानी कि भौतिक रूप से क्या हो रहा है, निवेश हो रहा है, एवं मानवीय पूंजी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तथा इसमें क्या हो रहा है, भौतिक चीजों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही। अगली बार से लोग केला अधिक लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 रुपए उसने लगाया, तो जब 200 रुपए का माल आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें कितना 250 रुपए का उसकी बिक्री हो जाएगी। तो क्या जो यहाँ पे 100 रुपए से 200 रुपए हुआ, 200 रुपए से कितना लग गया, 250 रुपए पूंजी तैयार हो गई जाके।
उसी बाजार से। तो इसी को कहते हैं बेटा निवेश। और कुछ होता है कि जैसे सीधा सीधा क्या कर दिया लोगों ने, निवेश कर दिया, कि जैसे बैंकों ने ऑफर दिया कि भाई आप पैसा निवेश कर दीजिए हमारे यहाँ, तो 1 साल में आपका पैसा डबल, 5 साल में आपका पैसा 3 गुना, है ना। ये सब अगर स्कीमें चल रही हैं तो उसके अनुसार भी लोग 100 रुपये लगा दिया और उसे 2 साल बाद कितना हो गया, 200 रुपये मिल गया। तो क्या पूंजी बढ़ी कि नहीं बनी, यहीं से पूंजी का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो यही सब क्या है, आपके निवेश होते हैं। ये सब क्या होता है, निवेश होता है। अगर पूछ ले निवेश की परिभाषा तो आप लोग बता ले जाएंगे, नहीं बता ले जाएंगे, ठीक है ना। तो तीनों चीजों को लेकर उत्पादन, उपभोग और निवेश। सीधी सी बात समझो, उत्पादन, जिन चीजों का उत्पादन उसी को कहते हैं उत्पादन, ठीक है ना। और उत्पादन कौन करता है, बाजार करता है। अब बाजार से तात्पर्य यहाँ पे श्रम भी है, मजदूर भी है और किसान भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। कंपनियां भी यहाँ पे है, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है यहाँ पे। उपभोग कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, और मार्केट भी उपभोग उसका करेगा, यानी बाजार भी उसका उपभोग करेगा। वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। उपभोग के बाद क्या होता है, निवेश। ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनमें भौतिक एवं मानवीय पूंजी में वृद्धि होती है, अर्थात पूंजी का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि क्षेत्रक रूप में पढ़ते हैं कुछ, ठीक है ना। आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक गतिविधि, दूसरा होता है द्वितीयक गतिविधि, द्वितीयक क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। मतलब इनको क्षेत्र के अनुसार में पढ़ते हैं और तीनों को इनको अलग अलग बांट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट आप लोग इसमें आगे बढ़िएगा, समझते चलिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और दोस्त मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना आप लोग, अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि पेपर आपके एकदम सर पे है तो मेहनत करना एकदम जबरदस्त शुरू कर दो, बिल्कुल भी पीछे मत हटो, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि क्षेत्रक रूप में 3 प्रकार से जानते हैं, ठीक है ना। सीधा आप लिख लीजिएगा, आर्थिक गतिविधि को क्षेत्रक स्वरूप 3 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है भैया आपका प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना। पहला कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना। आर्थिक गतिविधि को क्षेत्रक के रूप में यहां कर लो, रूप में 3 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है ना। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्रक में वे अर्थव्यवस्थाएं आती हैं, यानी यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कह लो या पूर्ण कह लो, ठीक है ना, पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है, ठीक है ना। पर्यावरण पर क्या है, निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्रक में वो आते हैं जो पूर्ण रूप से, प्राथमिक क्षेत्रक में वे आते हैं जो पूर्ण रूप से किस में निर्भर होते हैं, जो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते हैं भैया, वो पर्यावरण पे निर्भर होते हैं, ठीक है ना। वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर होते हैं, पर्यावरण पे निर्भर होते हैं। जो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर होते हैं, पर्यावरण पे निर्भर होते हैं। जैसे आप यहां ले लीजिएगा कोयला, जैसे आपने ले लिया यहां पे कोयला। भैया कोयला क्या होता है, ये खदानों से निकलता है, और कोयला तो बनाया तो जा नहीं सकता है। कोयला किस पे निर्भर है, कि कोयला कैसा है, प्राकृतिक है, एक ऐसा खनिज है, प्राकृतिक खनिज है, ठीक है ना। कोयला कैसा है, प्राकृतिक खनिज है। और भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपका भूमि हो गया, ठीक है ना, भूमि का भी लेन देन होता है। जल हो गया, वनस्पति हो गया, ठीक है ना। आपका जो सब जल का कैसे होता है, तो भैया जल से कृषि होती कि नहीं होती, जल से कैसे होती, कृषि होती है। तो इस पे भी कुछ लोग किस पे निर्भर रहते हैं, पर्यावरण यानी वर्षा पे निर्भर रहते हैं, और कुछ ट्यूबवेल वगैरह से भी प्रयोग करते हैं खेत को सींचने में, लेकिन वहां भी तो प्राकृतिक तरीके से ही पानी आ रहा है, कोई कृत्रिम रूप से तो बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो कोयला, भूमि, जल, वनस्पति, है ना, और भी प्राकृतिक चीजें, यानी अन्य प्राकृतिक चीजें, यहां कर लो अन्य प्राकृतिक चीजें,
ये सब भैया किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। इसी में आप ये भी कह सकते हो कि इसमें वनिकी, मत्स्य पालन। वनिकी का मतलब होता है बेटा वनों का संरक्षण, ठीक है ना, वनों का संरक्षण करना, या वन लगाना, या बाग बगीचे लगाना, ठीक है ना, वनिकी हो गया। मत्स्य पालन हो गया, और भी चीजें इसमें है, जैसे पशुपालन हो गया, ठीक है ना, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ठीक है ना, खनन हो गया इत्यादि, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं बेटा? ये सारी चीजें किसमें है? प्राथमिक में है। ये सारी चीजें किसमें है? प्राथमिक में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें किस पे निर्भर हैं? ये सारी चीजें पर्यावरण पे निर्भर है। भाई देखो, वनिकी भी क्या है? पर्यावरण है। मत्स्य पालन भी क्या है? पर्यावरण पे निर्भर है। पशुपालन भी पर्यावरणीय चीजें हैं। खनन भी पर्यावरण, यानी खनन नहीं का होगा जो खनिज चीजें होंगी जो पर्यावरण से प्राप्त होंगी, उन्हीं का क्या होगा? यहाँ पे इसका उत्पादन होगा। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? मेरे भाई, अगर मैं सच्ची कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ी भी मेहनत लग रही है हमारी इस मेहनत में, इस क्लास में अगर थोड़ी सी भी मेहनत लग रही है, तो बेटा क्लास रुकनी नहीं चाहिए। इसको आप जबरदस्त शेयर करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं इस क्लास में, तो बेटा अगर आपको सही सही बताएं तो इस समय लगभग 9 बज रहे हैं रात के, इस समय क्लास ले रहा हूं मैं आपकी, ठीक है। लेकिन आप सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हूं और करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। तो प्लीज आप सब भी सपोर्ट करिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए, इनमें से वनिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, ठीक है ना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें लग रहा है कि हाँ मेहनत है, तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, और हाँ यस और नो करके एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो भी आप नो लिख के भेज दीजिएगा, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मैं जो मेरे अंदर जो भी परिवर्तन होगा वो मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। मैंने कहा था ना कि मेहनत से हाथों की लकीरें बदली जा सकती हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा कि आप मेहनत से अपनी तकदीर बदल लो। तकदीर बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी, आपकी तकदीरें बदल जाएंगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा। परिवार का मतलब जो रहन सहन है वो बदल जाएगा मेरे दोस्त। ये नहीं कि आप अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार पर चले जाओ, तेरी पगलन की। देखो भाई, तो इसमें कौन कौन शामिल है ये आपको मैंने बता दिया। अगले बात चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? अर्थव्यवस्था का वह, इसमें प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादन को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करना। कहने का मतलब है इसमें प्राथमिक क्षेत्रक की चीजों का, सीधा कह दो चीजों का द्वितीयक में यह चीजों का द्वितीयक क्षेत्र अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपभोग, यही क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र होता है। यही क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। कच्चे माल के रूप में उपभोग करना। इसमें प्राथमिक क्षेत्र की चीजों का द्वितीयक क्षेत्र अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपभोग करता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राकृतिक चीजों पर निर्भर है, और प्राकृतिक चीजों में जैसे भूमि हो गया, भूमि का प्रयोग किया जा रहा है किसके लिए? भूमि का प्रयोग किया जा रहा है खेती के लिए, ठीक है ना। जल का प्रयोग किया जा रहा है खेती के लिए, या विद्युत बनाने के लिए, अन्य चीजों के लिए किया जा रहा है इसका प्रयोग, ठीक है ना। कोयला का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? इसका भी विद्युत के लिए किया जा रहा है। अन्य चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। वनस्पति का प्रयोग अन्य चीजों पर दवाएं वगैरह बनाने के लिए, या वनस्पतियों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ियों से आप लोग जो फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है किसमें? प्राथमिक में। और इन्हीं का क्या क्या कच्चे माल के रूप में, मतलब यहाँ से सीधा वनस्पति, यहाँ से क्या हुआ? कोयला खुद के आया, और ये लोग क्या कर रहे हैं? द्वितीयक क्षेत्र वाले क्या करते हैं? उस कोयले को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं, विनिर्माण कर सकते हैं। ये कह सकते हो विनिर्माण करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना। विनिर्माण का मतलब होता है जैसे कोयला खोद के आया,
उस कोयले की सफाई करना, कच्चा कोयला है तो उसको पक्का बनाना, ठीक है ना, और थोड़ा सा जैसा भी कोयला है तो उसको सफाई करना, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ही क्या कहते हैं, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब भूमि और जल का भी भाई देखिए, जैसे उसर है तो उसर को क्या करना है, उर्वरक खेती लायक बनाना है, तो भी क्या मैन्युफैक्चरिंग ही किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसको उसके लायक बनाया जाएगा, उसमें खाद और उर्वरक चीजें डाल के, ठीक है ना। वनस्पति है, वनस्पति में जैसे सीधा क्या है, यहाँ से प्राकृतिक चीजों पे जैसे सागवान के पेड़ हैं, इनको काट के ले आया गया, ठीक है ना। तो अब सीधा पेड़ से ही तो कोई फर्नीचर बन नहीं जाएगा, तो ये काट के लाएंगे और ये द्वितीयक क्षेत्र वाले क्या करेंगे, उन लकड़ियों को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। मतलब जो मोटे मोटी लकड़ियां होती हैं उनको चीर फाड़ के क्या करेंगे, एक बेहतरीन शेप देंगे, एक आकार देंगे, ठीक है ना। उस आकार को ही क्या कहा जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा। ये लोग जो आकार देते हैं उसी आकार को ही क्या कहा जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा। आई मेरी बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कोयला है तो कोयले से क्या बनाया जा रहा है, कोयले से विद्युत बनाया जा रहा है, कोयले से क्या किया जाएगा, विद्युत बनाया जाएगा। तो ये विद्युत बनाना भी किस में आता है भाई, विद्युत बनाना भी किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कोयले से गैस या गैस का उत्पादन करना हो गया, एलपीजी गैस हो गया, अन्य गैस हो गई, इन सब का उत्पादन करना ही किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। इनका क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें विभिन्न सेवाओं को शामिल करते हैं, यानी कि तृतीयक क्षेत्र वालों का सीधे सी बात यह है, तृतीयक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो इन सभी चीजों का क्या कर रहे होते हैं, उपभोग कर रहे होते हैं, या इनका प्रयोग करके अपना व्यापार, आय या आर्थिक इनकम या आर्थिक आय सृजित कर रहे होते हैं, वही होती हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई मेरे भाई? अगर आ रही है तो प्लीज एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो अगर क्लास समझ में आ रही है तो भाई लाइक एक बार जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे बात करते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र की। अगली बात हम लोग बेटा कर रहे हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र कौन होते हैं, ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र कौन से होते हैं। तृतीयक क्षेत्र कौन से होते हैं, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र बेटा वे क्षेत्र होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का, इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल करते हैं, सेवाओं को शामिल करते हैं, विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसमें, जैसे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे होता है व्यापार, ठीक है ना, होटल। व्यापार का मतलब कोई भी बिजनेस किया गया। देखिए मेरी बात फिर से समझिएगा, आपका एक होता है प्राथमिक, ठीक है ना, एक पहले आप इसको लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे ना, फिर वहीं से छोड़ देंगे, लिखते नहीं आप लोग, और फिर लिखने के बाद जब रिवीजन करना होता है तो फिर ढूंढते हो कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, फिर इस यूट्यूब चैनल पर उस यूट्यूब चैनल पर ढूंढते हो। तो जब एक तरफ से कोई आप थ्योरी बनाओगे तो बेहतर समझ में आएगा और बेहतर से आप लोग पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो इसमें परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, ठीक है ना, परिवहन हो गया एवं भंडारण हो गया, यानी कि गोडाउन वगैरह बनाना हो गया। परिवहन का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, ठीक है ना। होटल हो गया, होटल में भी रहना सहना खाना पीना ये सब होटल में। व्यापार हो गया, तरह तरह के व्यापार, कपड़े का व्यापार हो गया, ब्रेड का व्यापार हो गया, अन्य चीजों का व्यापार हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, व्यापार होते हैं। ये सभी किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। भैया किस में आते हैं, सारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। अचल संपत्ति हो गया और लोक सेवा हो गया, ठीक है ना। अचल संपत्ति हो गया, ठीक है ना, एवं लोक सेवा इत्यादि हो गया, ठीक है ना। लोक सेवा एवं रक्षा आदि हो गया, ठीक है ना, रक्षा आदि। ये सारी चीजें किस में आती हैं भैया, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ये किस में आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आती है। अब मेरी बात एक बार एक लाइन में ध्यान से समझने का प्रयास करो, तीनों चीजें, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्राथमिक, ठीक है ना। एक सेकंड बेटा खाली रुकिएगा, बस थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं तो फिर बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाबू प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चीजें समझ में आ रही हो, क्लास में थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज बेटा एक बार थोड़ा सा शेयर और सपोर्ट की जरूरत है आप सभी के, ठीक है ना। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग क्या कर रहे हैं भाई, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। मैं अभी भी वहीं पे हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ
अगर आप सारे लोग प्यार करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उम्मीद है कि हम लोग भी जल्दी ऑनलाइन मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई हम लोग नहीं आएंगे। चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो जब मैं नहीं थक रहा हूं तो आप क्यों थक रहे हो, पेपर तो आपका भी है। ठीक है ना, तो चलिए भाई, जैसे हो गया प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया और ये तृतीयक हो गया। तो प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक में होता है पर्यावरणीय चीजें। ठीक है ना, पर्यावरण की चीजें यानी कि जो प्राकृतिक रूप से आपको चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से जो चीजें मिलती हैं वो आ गई फर्स्ट में। ठीक है ना, इन्हीं प्राकृतिक चीजों को जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि विनिर्माण करते हैं। ठीक है ना, उसका क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, उसे ही क्या किसमें आता है, द्वितीय क्षेत्र में। सपोज करो उदाहरण के लिए ले लेते हैं कोयला। ठीक है ना, कोयला ले लेते हैं। अब ये लोग कोयला को क्या करते हैं, कोयला से हीरा भी निकाल लेते हैं, कोयला से विद्युत भी बनाते हैं। ठीक है ना, कोयले से गैस वगैरह भी बनाते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया था कोयले का। ठीक है ना, तो कोयले का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, अब यहाँ से निकाला गया लोहा, तो जरूरी थोड़ी ना कि पहले लोहा जो आपके पास मिलता है कोई लोहा वो वैसा ही होता है, पहले यहाँ पे निकाला गया आयरन। ठीक है ना, और इसमें चीजों को मिलाया गया, मिलाने के बाद यहाँ पे क्या बनाया गया, लोहा बनाया गया शुद्ध रूप से, और उस लोहे को मैन्युफैक्चर कर दिया गया कि किस मतलब क्या बनाना है उस लोहे का। ठीक है ना, पाइप बनाना है उस लोहे का, या फिर अन्य कोई चीज बनाना है, किसी चीज की, किसी वाहन की बॉडी बनाना है, क्या बनाना है वो सब यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। अब ये तो निर्माण हो गया, अब इन्हीं का क्या आ जाएगा, यहाँ पे व्यापार आ जाएगा, इन्हीं सब चीजों का क्या यहाँ पे तैयार हो जाएगा, व्यापार। इन सभी यहाँ सेकंड में यानी द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित चीजों का यहाँ पे व्यापार ही क्या कहलाएगा, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इन्हें क्या कहलाता है, तृतीयक क्षेत्र। यहीं पे इनका भंडार करना, यानी कि यहाँ से बने हुए माल को यहाँ लाके गोदाम में रखना, यहाँ से परिवहन चीजें हो गई, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। क्या मेरी इतनी बात आप सभी को समझ में आई मेरे भाई? अगर इतनी बात मेरी समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग एक बार फिर से हमें सपोर्ट। इतनी बात समझ में आई भाई? नहीं आई? ठीक है ना, चलिए यहीं पे थोड़ी सा बात कर लेते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र होता है, ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र जो होता है इसका भारतीय आय पर क्या असर है। ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र का भारतीय सकल आय में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय में इसका योगदान। ठीक है ना, भारत में राष्ट्रीय सकल आय, सकल उत्पादन, ठीक है ना, राष्ट्रीय सकल उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का ही यहाँ पे उत्पादन मतलब उसका योगदान भारत में क्या है, इसकी भूमिका। ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र की सर्वाधिक ज्यादा भूमिका इसमें है भारत में। ठीक है ना, तो इतनी बात मेरी समझ में आई। तो चलिए भाई आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं और फिर आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर थोड़ा सा लगी